तो एक बार फिर से अब तमाम न्यूज़ मॉनिटर के दोस्तों का, दर्शकों का स्वागत है, खैर मकदम है। आज 28 जनवरी की तारीख है, मंगलवार का दिन है, मंगल का दिन है, लिहाज़ा बहुत सारी खबरें हैं। उन तमाम खबरों की चर्चा करेंगे लेकिन बेहद कम समय में ताकि आपका बेशकीमती जो वक़्त है, वो ज़ाया ना हो, बर्बाद ना हो। तो सबसे पहले बात करते हैं झारखंड हाई कोर्ट की। आपको पता है कि झारखंड हाई कोर्ट में एक मामले की सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने मैया सम्मान योजना को लेकर के एक जानकारी माँगी है, सरकार से पूछा है कि आखिर इस योजना के तहत अब तक कितने लोगों को जो है डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम के तहत जो है, उनको पैसे दिए गए हैं, कितनी राशि खर्च हुई है, यानी तमाम जो तफ़सीलात है वो राज्य सरकार से माँगा गया है। क्योंकि बहुत जगहों पर ख़ास करके बीजेपी की तरफ से, विपक्ष की तरफ से ये आरोप लगाया जा रहा है कि मैया सम्मान योजना की राशि को खर्च करने को लेकर के दूसरे विभागों की राशि जो है यहाँ ली जा रही है। दूसरी कई योजनाएँ हैं उससे ये प्रभावित हो रही हैं। हालाँकि ये मामला अभी हाई कोर्ट में नहीं है। हाई कोर्ट ने सिर्फ़ इस मामले की जो है खर्च की गई राशि की जानकारी माँगी है। लेकिन इस पर खूब राजनीति भी हो रही है। मैया सम्मान योजना के तहत आप तमाम लोगों को पता है कि 1000 की राशि को बढ़ाकर 2500 राशि कर दी गई है। अब तक करीबन 56 लाख इसके लाभुक हैं। लगातार इनके लाभुकों की संख्या जो है, वो बढ़ती भी जा रही है। लिहाज़ा सरकार के लिए बेहद महत्वपूर्ण और ये बेहद ही महत्वाकांक्षी योजना है। सरकार इसे हर हाल में जो इम्प्लीमेंट करना चाहती है और वो उस दिशा में बढ़ भी चुकी है। 2500 की राशि पहुँचनी भी शुरू हो गई है, लेकिन इस पर खूब राजनीति भी हो रही है। अब ये मामला झारखंड हाई कोर्ट भी पहुँच गया है। देखना दिलचस्प होगा कि आगे इस मामले में क्या कुछ होता है। कोर्ट से जुड़ा एक और मामला है, सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई के दौरान कहा है कि जो निषेधाज्ञा है, जिसको पहले 144 के नाम से जाना जाता था, जिसमें 5 या 5 से अधिक लोगों को एक जगह जुटने पर पाबंदी लगा दी जाती थी और ख़ास तौर पर उस वक़्त जब कोई भी विरोध प्रदर्शन होने की सूचना मिलती थी, तो जिला प्रशासन की तरफ से ये इस 144 का इस्तेमाल किया जाता था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बार-बार इसका जो इस्तेमाल किया गया है, वो गलत है और कहीं न कहीं इससे लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन भी होता हुआ नज़र आता है। आम नज़र ये ज़रूर है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपनी बात में ये कहा है कि ये 144 का गलत इस्तेमाल हुआ है और बार-बार इस्तेमाल करना गलत है। बहरहाल चूँकि झारखंड में भी कई ऐसे मौके आए जब छात्रों के आंदोलन हो, विपक्ष के आंदोलन हो, तो जिला प्रशासन की तरफ से 144 इम्प्लीमेंट कर दिया जाता है, उसके तहत मुकदमे दर्ज किए जाते हैं। बहरहाल इस बीच झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री, कैबिनेट मंत्री इरफान अंसारी को और उनके परिवार को जान से मारने की धमकी मिली है, बम से उड़ा देने की धमकी मिली है। और इस मामले में जो है एक आरोपी की गिरफ्तारी हुई है, उनका नाम है कैलाश स्वर्णकार, उनको हिरासत में लिया गया है, उनसे पूछताछ की जा रही है और बेहद गंभीर मामला है, क्योंकि एक कैबिनेट मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री और कांग्रेस कोटे के मंत्री हैं, लिहाजा कहीं न कहीं जो भी इसके लिए ज़िम्मेदार है, उस पर कानून सम्मत कार्रवाई होगी, पुलिस ने अपनी कार्रवाई को शुरू भी कर दिया है। इस बीच उत्तराखंड की सरकार ने जो है यूसीसी यानी यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड को इम्प्लीमेंट कर दिया है और देश में ये पहला राज्य बना है। अब वहाँ पर जो शादी-ब्याह है उसका रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया गया है, बहुविवाह को खत्म कर दिया गया है, लिव-इन के लिए भी नियम कानून बनाए गए हैं और बेटों के समान ही बेटियों को बाप की संपत्ति में समान अधिकार मिलेगा। तो ज़ाहिर-सी बात है यूसीसी लागू करने वाला उत्तराखंड जो पहला राज्य बना है। उम्मीद करनी चाहिए कि वो और दूसरे चीज़ों में, ख़ास करके शिक्षा के विकास को लेकर के, बुनियादी सुविधाओं के विकास को लेकर के भी वो देश के अन्य राज्यों के मुकाबले बेहतर कार्य करे। बहरहाल इस बीच झारखंड सेंट्रल यूनिवर्सिटी में कल रात खूब हंगामा हुआ, वहाँ के खाने में मरा हुआ चूहा मिलने के बाद छात्रों को खूब हंगामा काटा। ये मामला सामने आने के बाद खूब वहाँ पर विरोध प्रदर्शन हुआ। इस बीच 20 छात्र जो है बताया जा रहा है बीमार हो गए, कुछ वो उल्टियाँ आई हैं, कुछ को हॉस्पिटलाइज़ किया गया है और लगातार आप देखेंगे कि सीयूजी यानी कि झारखंड सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आप देखेंगे जो बरामदे में स्थित है, वहाँ पर लगातार इस तरह की घटनाएँ, विरोध प्रदर्शन, कुछ न कुछ ऐसी बातें सामने आती हैं, जो कहीं न अखबारों की सुर्खियाँ बनती हैं। इस बीच पप्पू यादव जो पूर्णिया के निर्दलीय सांसद हैं, उन्होंने झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार से जेड प्लस सुरक्षा माँगी है क्योंकि केंद्र सरकार उनको सुरक्षा नहीं दे रही है, बिहार सरकार उनको सुरक्षा नहीं दे रही है, लिहाज़ा क्योंकि पप्पू यादव के हेमंत सोरेन के साथ अच्छे संबंध हैं, उन्होंने इस बुनियाद पर जो है सुरक्षा माँगी है। उनको लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप या दूसरे गैंग से जो है खतरा है लगातार और लगातार उनको धमकियाँ भी मिल रही है, इस आलोक में उन्होंने अपनी सुरक्षा माँगी है। लेकिन ज़ाहिर-सी बात है, जब पूर्णिया के सांसद हैं, तो वहाँ की सरकार को इसको देखना चाहिए। उसके बावजूद भी वहाँ की सरकार इसको नहीं देख रही है, तो कहीं न कहीं ये राजनीतिक तौर पर जो है एक बदले की भावना भी नज़र आती है। बहरहाल जो देश भर में जो है और ख़ासकर झारखंड में जो है फिरज़ी के सेंटर बंद होने से करीबन 1000 छात्र जो है प्रभावित हुए हैं, अभिभावक परेशान हैं। इस बीच फिरज़ी के संचालन करने वाले लोगों ने कहा है यानी फिरज़ी रांची में जो 2 सेंटर का संचालन करने वाले लोगों ने कहा कि वो अब आकाश इंस्टीट्यूट के साथ मिल कर के जो छात्रों को पढ़ाएँगे और छात्रों का भविष्य सँवारेंगे।
तो कहीं न कहीं आप देखेंगे कोचिंग एक ऐसा कारोबार, एक ऐसा मुफ़ीद कारोबार, एक ऐसा फ्रूटफुल कारोबार है जिसमें खूब जो है सिंडिकेट काम करता है, खूब जो वहाँ पर लॉबी काम करती है और उसी का कहीं न कहीं एक कारण है कि फिर ये सब एक महत्वपूर्ण संस्था जो इन दिनों विवादों में है, छात्रों का भविष्य जो है अधर में है। हेमंत सोरेन की सरकार उनके उनने बड़े नेता सुप्रियो भट्टाचार्य तो कोचिंग गैंग के नाम से कई कई बार जो है इन चीज़ों को मुखातिब कर चुके हैं। बहरहाल झारखंड के डीजीपी अनुराग गुप्ता ने कहा है कि झारखंड से बहुत जल्द जो है अब नक्सल को खत्म कर दिया जाएगा, नक्सल मुक्त जो झारखंड है वो बनाया जाएगा और इसका संकल्प लिया है उन्होंने। पुलिस ने और झारखंड सरकार ने, साथ ही अपराधियों पर लगाम लगाने की हर मुमकिन कोशिश की जाएगी, ऐसा उन्होंने भरोसा और यकीन दिलाया है। एक अंतर्राष्ट्रीय खबर की चर्चा करें तो गजा यानी कि पैलेस्टाइन में जो है अब जो उत्तरी क्षेत्र में यानी कि नॉर्दर्न इलाके में जो है वो गज़ा के लोग जो है जाने लगे हैं, क्योंकि पहले इज़राइल वहाँ जाने से रोक रहा था, लेकिन अब जो है इज़राइल ने समझौते के तहत जो है जो गज़ा के निवासी हैं उनको वहाँ जाने की अनुमति दे दी है, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति ये है कि वहाँ पर अब कुछ बचा हुआ नहीं है। बावजूद इसके लोग जो है अपने घरों के मलबे में भी वहाँ पर रहने के लिए ज़रूरी समझ रहे हैं और ये मानते हैं कि उनका वहाँ रहना ज़रूरी है। लेकिन गज़ा में सब कुछ खत्म हो चुका है 15-16 महीने की लड़ाई के बाद, गज़ा में कुछ बचा नहीं है। इस बीच जो हॉस्टेज हैं, जो हमास के कब्ज़े में हैं, उनको लगातार रिहा किया जा रहा है। दूसरी तरफ से इज़राइल के जेलों में बंद कैदियों को, फ़िलिस्तीनी कैदियों को भी आज़ाद किया जा रहा है। तो समझौता अभी तक जो है, वो कहीं न कहीं टूटा नहीं है, चल रहा है। इसी वजह से जो है स्थिति जो बेहद आसानी के साथ जो है पटरी पर आती हुई नज़र आ रही है। यही वजह है कि गज़ा के नॉर्दर्न इलाके में जो लोग हैं, वो रिटर्न होने लगे हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी खबरें हैं, उन तमाम खबरों की चर्चा करेंगे, लेकिन अभी के लिए इतना ही। अब तमाम दर्शकों का एक बार फिर से शुक्रिया। थैंक यू सो मच।